हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका रात्रि 8 बजे वाली हिंदी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी हिंदी की क्लास होती है, ये रात्रि 8 बजे होती है। कब होती है? ये रात्रि 8 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है। किसके लिए है ये हिंदी की क्लास? उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए। यूपीपी, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हैं, उनके लिए ये हमारी हिंदी की क्लास है। उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए है, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो आप डेली, हम घटना चक्र की सीरीज हमने शुरू की है। हिंदी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पिछले वर्ष जो प्रश्न आए हुए हिंदी के हैं, वो हम लेकर आते हैं। और एक हमारा जो मॉडल पेपर होता है, उसमें हम 37 प्रश्न लेकर आते हैं। ये घटना चक्र की सीरीज हम आपको डेली करवाते हैं रात्रि 8 बजे। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करिए। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट, क्योंकि अभ्यास आपको कुशल बनाती है, अभ्यास आपको बहुत ही स्किलफुल बनाता है। आप मेहनत ज़रूर करिए, ठीक है। एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत सारे, तो तैयारी पहले रखिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एग्ज़ाम आने से 1 डेढ़ महीने पहले, 30 35 दिन पहले आप पूरी तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी हो, पूरी तरीके से प्रैक्टिस भी हो चुकी हो, 1 डेढ़ महीने पहले ही। हाँ, आप करते रहो तैयारी। एग्ज़ाम भैया 1 डेढ़ महीने पहले क्या तैयारी बंद कर दोगे? नहीं, तैयारी तो करते रहोगे, लेकिन एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीने पहले ऐसा लगे आपको, इतनी अच्छी तैयारी हो कि हाँ, अगर एग्ज़ाम आज ही हो जाए तो आप एग्ज़ाम को निकाल दोगे, ऐसा कॉन्फिडेंस उत्पन्न करो। ये कॉन्फिडेंस किससे आएगा? ये कॉन्फिडेंस आएगा एक प्रैक्टिस से। आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप मॉडल पेपर लगाओगे, तो आप रोज़ लगाइए और मेरे साथ जुड़िए। बेहतरीन प्रश्न, हाँ, और हम एक-एक प्रश्न की बहुत ही डेप्थ में व्याख्या करते हैं, जितनी उसकी व्याख्या हो सकती है उतनी करते हैं। एक प्रश्न के साथ हम कई प्रश्नों को आपके समक्ष रख देते हैं। एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम व्याख्या इस तरह करते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अंक, जो अंक लिखा है, ये अंक, अंक का अनेकार्थी कौन सा सही है? बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो अंक मीन्स होता है गोद, अंक मीन्स संख्या, और अंक मीन्स होती है अध्याय। अंक मीन्स गोद, अंक मीन्स संख्या, अंक मीन्स अध्याय। तो हमारा आंसर सही होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न, ध्यान रहे, ये प्रीवियस ईयर पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी प्रश्न और घटना चक्र सीरीज के ये क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। बताइए, अपराध बोध से होने वाली गिलानी, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो गिलानी अपराध बोध से होती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मगिलानी कहते हैं। आत्मगिलानी, अपराध बोध से होने वाली गिलानी आत्मगिलानी कहलाती है, ठीक है। इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है, वो हम आपको व्याख्या नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से प्रश्न करिए, ठीक है। आप आंसर देख लोगे फिर तो गड़बड़ कर दोगे। चिर और चीर के अर्थ का सही विकल्प बताइए। चिर और चीर बताइए। चिर मीन्स क्या होता है और चीर मीन्स क्या होता है? बताइए। तो ये तो आपको पता है, चीर मीन्स होता है वस्त्र, वस्त्र या कपड़ा, चीर मीन्स। तो सर चीर वस्त्र दो जगह है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो, चीर ये पीछे लिखा है तो वस्त्र भी पीछे लिखा होना चाहिए। यहाँ आगे लिखा है, ये गलत, ये गलत, इसमें तो है ही नहीं वस्त्र। तो चीर पीछे तो यहाँ भी वस्त्र पीछे, तो सी और डी ठीक है। अब चिर मीन्स क्या होता है? तो चिर मीन्स होता है, जल्दी से बताइए चिर मीन्स क्या होता, जल्दी से जवाब दीजिए।
चिर मीन्स होता है पुराना, पुराना। तो चिर मीन्स पुराना और चीर मीन्स वस्त्र। आंसर सही होगा डी। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना, सवाल गलती होगी आपसे, बहुत लोगों से गलती होगी। सम उपसर्ग से बना शब्द है, बताइए कौन सा है? तो सर देखो, ये तो सब कर लेंगे कि सर ये ना बी वाला नहीं होगा, सुकर्म नहीं होगा, ना स्वयं होगा। अब डाउट यहाँ है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। अब बहुत लोग कर रहे होंगे ऑप्शन ए, बहुत लोग कर रहे होंगे ऑप्शन बी कि सर ये है तो सम। ध्यान रहे, ये सम ऑप्शन सी गलत है। मैं बता दूं, सम उपसर्ग किसमें है? सम उपसर्ग ऑप्शन ए में है, सम उपसर्ग संयोग में। आंसर सही होगा ए। अब आप कहोगे सर क्या गलत गलत बता रहे? गलत नहीं, सही बताया। देखिए सम कैसा लिखा है, हलंत वाला सम पूछा गया, हलंत वाला सम ऑप्शन ए में। अगर पूछा जाता ये वाला सम बिना हलंत वाला तो होता ऑप्शन सी में। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, फिर करिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा ए, संयोग में सम उपसर्ग है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये जो है रंगीला, इसमें किस शब्द का, इस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? हमने बहुत बार आपको बताया है, फिर सुन लीजिए। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे, उपसर्ग शब्द के आगे। तो रंगीला में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय। रंगीला में कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय है। रंगीला में ईला प्रत्यय है। आइए आगे चलते हैं, जल्दी से पढ़िए प्रश्न, बहुत सावधानी पूर्वक प्रश्न पढ़ना है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, बताइए। बड़े फेमस प्रश्न हैं ये तो भैया, कई एग्जाम में आ चुके हैं ये तो, प्लस प्रीवियस ईयर पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सर इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। और सूर्य प्लस उदय, इसमें कौन सी संधि है, क्या आप बताओगे? इसमें सर गुण संधि है, गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। आइए आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। और हमारा अगला प्रश्न है, चलिए ये है, मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको, अब ठीक है। देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें, करिए भैया। शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसका शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, गलत है। उसने शिमला जाना है, ये भी गलत है। उससे शिमला जाना है, ये भी गलत है। उसे शिमला जाना है, ये वाक्य शुद्ध है। उसे कहाँ जाना है? उसे शिमला जाना है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? सज्जन शब्द में समास है। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो सज्जन, सज्जन एक पद विशेषण है, सत प्लस जन। इसका विक्षेपण क्या है? सत प्लस जन। जो सत्य हो, ऐसा जन मीन्स लोग, जो लोग, जो आदमी सत्य हो वो सज्जन है। और एक पद विशेषण, एक विशेष हो, तो कौन सा समास होगा, बताओ। अब तो हिंट्स दे दी है, बोल दीजिए कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय। आइए आगे चलते हैं, बताइए। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य,
वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन-कौन से? पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद हैं। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए। जवाब दीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए। प्रीवियस आए हुए प्रश्न है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद बताइए। ये दिन भर में कौन सा अव्यय है? बताइए। तो अव्यय का भेद बताओ दिन भर में। दिन भर में कौन सा अव्यय है? सर निपात। निपात है। इसमें तो निपात है। निपात क्या होते हैं? जो शब्द वाक्य पर जोर डालते हैं वो निपात कहलाते हैं। अर्थात दिन भर में निपात है। कैसे जोर डालते? जैसे मैं कहूँ राम आज घर आएगा, मैंने ये कह दिया, ये सामान्य वाक्य है। मैंने कहा राम आज ही घर आएगा, तो इस वाक्य में जोर डलाए ही शब्द ने इस वाक्य पर जोर डाला है, तो ये जोर डालने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निपात। ठीक है, इसलिए दिन भर में कौन सा अव्यय होगा? निपात। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। दीजिएगा जवाब। ये जो चिन्ह है, कोष्टक में जो चिन्ह बना है, दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। बताइए विराम चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है? ये कौन सा विराम चिन्ह है? इस विराम चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, बताओ विराम चिन्हों की संख्या कितनी? हिंदी में विराम चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। अच्छा, विराम चिन्ह क्या होते? इनकी जरूरत क्यों पड़ती? देखो, हिंदी का नियम है, व्याकरण को लिखते समय, हिंदी को लिखते समय बीच बीच में रुका जाता है। उस रुकने की अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। तो जब रुकते हैं तो कुछ चिन्ह प्रयोग करते हैं। जब व्याकरण लिखते समय कुछ रुकते हैं तो रुकने के अलग अलग तरीके हैं। वो 20 तरीके हैं रुकने के। इसलिए विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, क्योंकि विराम का अर्थ ही होता है रुकना। अच्छा बताओ, हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सा चिन्ह होता है? हिंदी लिखते समय प्रश्न पूछा गया है, अल्प विराम। कौन सा होता है? अल्प विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है बताइए। मुहावरा है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है बहुत मीन मेख निकालना। बहुत मीन मेख निकालना। ठीक है, बहुत मीन मेख निकालना, बाल की खाल निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? थोड़े दिन का सुख। यदि किसी की जिंदगी में थोड़े दिन का सुख था तो वो क्या कहेगा कि 4 दिन की चांदनी थी, अब तो अंधेरी रात है। थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ होता है। तो साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य किसे कहते हैं? भैया, ये जो कहानी, सरल भाषा में समझो, कहानियां है ना, जो चीज लिख दी गई है, कहानियां वगैरह, यही साहित्य कहलाती हैं। बताओ, कहानियां पढ़ने से आनंद आता है ना, तो क्या होगा? साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। साहित्य में रस का अर्थ क्या है? साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है, मतलब
आनंदानुभूति, आनंदानुभूति पूरा लिखा है, सॉरी, आनंदानुभूति। आनंद से जो हमें अनुभव होता है वही है रस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा, देखिए छंद क्या होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक सममात्रिक छंद होता है, एक विषम मात्रिक छंद होता है, एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। अब पूछा जाए, ध्यान से सुनो, अगर ये पूछा जाए कि दोहा कैसा छंद है, तो कैसा छंद है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। प्रश्न फिर से पढ़िए, लैंग्वेज कठिन हो तो प्रश्न को दोबारा पढ़िए, और इस प्रश्न की भाषा कठिन है, बहुत आराम से दोबारा से पढ़ लीजिए, कहाँ की जल्दी है। भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि कहीं भी जल्दबाजी मत किया करिए पढ़ने में, बड़े प्यार से, बड़ी सावधानी पूर्वक। तो भाषा शब्द में अर्थ, शब्द और अर्थ की दृष्टि से कौन सुंदर उत्पन्न करता है? ये करता है अलंकार। कैसे? मैं बताता हूँ। अलंकार के कितने भेद होते? सर, एक होता है शब्दा, दूसरा होता है अर्था, एक और होता है, वो तीसरा भेद है, वो इसका भेद नहीं माना जाता है, उभया अलंकार। उस पे मत जाइए। तो मुख्य 2 भेद हैं, शब्दा और अर्था। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को, कोई कविता वगैरह लिखी है और शब्द पढ़ते ही, कविता के शब्द पढ़ते ही वो अच्छी लगे, कविता के शब्द पढ़ते ही वो अच्छी लगे, तो वो शब्द की सुंदरता हो गई। यदि किसी कविता को आपने पढ़ा और उसका अर्थ निकालने पर वह अच्छी लगे, तो वह अर्थालंकार है। तो देखो, शब्दा, उसके शब्दों से भी सुंदरता उत्पन्न हुई, उसके अर्थों से भी सुंदरता उत्पन्न हुई। अलंकार का अर्थ ही है सुंदरता। तो शब्द और अर्थ की दृष्टि से सुंदरता उत्पन्न किससे होती है? वो एक ही चीज है, अलंकार। ठीक है, वो एक ही चीज क्या है? वो एक ही चीज है, वो है अलंकार। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। हमारा अगला प्रश्न सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम आराम से हम लोग करेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? किस प्रकार के व्यंजन है या रा ला वा? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये बात छोड़िए, मैं जो पूछ रहा हूं उसे बताइए। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 6। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वैदिक व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो सर 6 भेद है, तो ये भी एक व्यंजन का भेद है, उन 6 में से ही एक होगा ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? जो आपके सामने लिखे हैं, या रा ला वा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमने एक ट्रिक बताई थी। यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ढूंढना है तो उस शब्द से पहले, जिस शब्द में पता करना है, उस शब्द से पहले मेरा मेरी लगा दो। अगर मेरा उस शब्द से पहले फिट बैठ जाए तो पुल्लिंग, मेरी फिट बैठ जाए तो स्त्रीलिंग। तो बताओ जरा, बताओ, तो स्त्रीलिंग बताओ। तो मेरी कृपा की मेरा कृपा, किसकी कृपा? जल्दी से बताइए, क्या मेरी कृपा ठीक बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है, मेरी कृपा। और कृपा शब्द में क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अच्छा, और चेक कर लो, मेरी मित्र की मेरा मित्र, मेरा मित्र होता है, तो मेरा मित्र, तो क्या हुआ? ये पुल्लिंग। मेरी त्योहार की मेरा त्योहार, भैया मेरा त्योहार क्या हुआ? पुल्लिंग।
मेरी कार की मेरा कार, मेरा कार क्या हुआ पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग पूछा गया है तो कौन सा शब्द होगा, ए जो शब्द है ये क्या है, ये इसी में स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग का बोध कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वचन किसका बोध कराता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी पुलिस में पूछा गया, ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। वचन किसका बोध कराता है। अभी तो आपने सुना होगा एक वचन बहुवचन, अब बताइए वचन किसका बोध कराता है, जल्दी से जवाब दीजिए। सर वचन, वचन किसका बोध कराता है, ये प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। उसने ये नहीं कहा एक वचन किसका बोध कराता है, ना उसने ये कहा कि बहुवचन किसका बोध कराता है। बहुत सारे लोग जवाब बी देंगे, कोई सी कोई डी नहीं। वचन किसका बोध कराता है, ये वचन एक या अनेक होने का। भैया वचन एक भी हो सकता है, एक वचन और बहुवचन भी। तो वचन एक या अनेक होने का बोध कराता है, इस बात को ध्यान रखना। कितना अच्छा प्रश्न था। चलिए बताइए, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कारक बताइए। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए जब कोई वाक्य ऐसा लिखा हो और उसमें अंडरलाइन करके ना पूछे और ऐसे ही पूछ ले कि कारक बताओ, तो जो कारक चिन्ह दिख रहा हो उसी को बताना है। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है, ने। तो ने कौन सा कारक है, कौन सा है, कर्ता कारक, कर्ता ने। तो कौन सा कारक है, ने। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बताइए। सर्वनाम, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो कौन से वाक्य में सर्वनाम है, सर्वी वाले में। ये मैं एक सर्वनाम है, मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसमें वी वाले वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। बताइए विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो आपको पता है विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे सर्वनाम ऑप्शन में नहीं है, तो संज्ञा। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की। आगे चलते हैं। बताइए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के, सर क्रिया के 2 भेद। कर्म के आधार पर कौन कौन से, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो कितने भेद होते हैं, 2। सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। जिनमें कर्म हो वो सकर्मक, जिनमें कर्म ना हो वो अकर्मक। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए व्याकरण में काल का अर्थ क्या है। भैया काल, वैसे तो कहते उसका काल आ गया, वो मर गया। काल मीन्स तो वैसे तो मरना, लेकिन व्याकरण में काल मीन्स क्या है। व्याकरण में काल मीन्स होता है समय, टाइम। क्या होता है, समय। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। बहुत सावधानी पूर्वक जवाब देना। यह ताले की चाबी है, हमें दिख रहा है की लगा है, का की के तो संबंध होगा, पर संबंध नहीं है। इतना आसान होता तो प्रश्न पूछा ही क्यों जाता। ये की का मतलब की नहीं है, की का मतलब है के लिए। ताले के लिए चाबी, ताले की चाबी नहीं होती है। ताला तो ताला है, चाबी चाबी है। ताले के लिए चाबी, इसकी का सेंस के लिए है, अर्थात इसमें संप्रदान कारक है। इसमें बहुत लोग फंसे थे और इस कहा था प्रश्न में ऑप्शन ही नहीं है, इसमें संबंध कारक होना चाहिए, नहीं संप्रदान कारक। मैं व्याख्या दिखा दूं अगर भरोसा नहीं है, मैं इसकी व्याख्या भी दिखा सकता हूं। पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, देखिए मैं इसकी व्याख्या भी दिखा दूं। ये देखिए
यह ताले की चाबी है। रेखांकित वाक्य में संप्रदान कारक माना जा सकता है, माना जा सकता है और माना भी गया था। याद रखना, पुलिस के पेपर माना गया था, यही आंसर। वैसे संप्रदान का अर्थ देना होता है, किंतु यहाँ ताले के लिए चाबी अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाए तो संप्रदान कारक हो सकता है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐसा कर दिया और आंसर माना भी गया था, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पुलिस का प्रश्न है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है भैया? बड़ा आसान है, मेरा मेरी लगा दीजिए, मेरा मेरी लगा दीजिए। तो पुल्लिंग ढूंढना है, लगाइए मेरा, जहाँ मेरा फिट बैठ जाए वही पुल्लिंग है। तो बताइए, मेरा भवदिया, नहीं मेरी भवदिया, गलत हो गया। मेरी डिबिया की मेरा, मेरी डिबिया, ये भी गलत है, ये भी पुल्लिंग नहीं है। मेरी साध्वी की मेरा साध्वी, मेरी साध्वी, सी वाला भी गलत। मेरी संचालक की मेरा, मेरा संचालक, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम हैं, और जो संस्कृत से अपना रूप बदल लिए वो तद्भव है। तो तत्सम कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे ये ना लिखा हो चांद, यहाँ विकल्प में ये गलत प्रिंट है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे हैं ऑप्शन। अब बताइए, इतने ऑप्शन हैं। तो शोक क्या तत्सम है? बिल्कुल है। पृथ्वी तत्सम है? बिल्कुल है। चंद्र तत्सम है? बिल्कुल है। परख तद्भव है। परख का तत्सम होता है परीक्षा, परख का तत्सम होता है परीक्षा, तो परख तत्सम नहीं है। देख लीजिए, देख लीजिए आप, परख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? बताइए, जो सभी तद्भव में हैं वो बताइए। जो सभी तद्भव हैं वो बताइए। तो देखो सर, आंसर ए, आग, जीव और घर, ये सभी तद्भव शब्द हैं। तो तत्सम क्या होगा? आग का तत्सम होगा अग्न, जीव का तत्सम होगा जिह्वा, और घर का क्या होगा? आलय, निकेतन, ये पर्यायवाची है, ऐसे नहीं करना। घर का होगा गृह, ये वाला गृह, घर का तत्सम गृह। अच्छा, ये वाला गृह नहीं होगा, ये वाला, ये गृह जो नीचे ये लिखा है, इस गृह मीन्स होते हैं नक्षत्र, और ये गृह ऐसी मात्रा लगी है, इस गृह मीन्स होता है घर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन प्रश्न है, बताइए, दिए गए विकल्पों में से दूध का पर्यायवाची नहीं है, दूध का नहीं है। तो सर, दूध का दुग्ध होता है, बिल्कुल होता है। पय होता है, गौरस होता है, लेकिन अमीय नहीं होता। तो अमीय दूध का नहीं है तो किसका है? ये अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के और भी हैं, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, सापेक्ष का सही विलोम शब्द बताइए। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है? तो सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? निरपेक्ष। अगर सापेक्ष का निरपेक्ष है तो परोक्ष का फिर क्या होगा? परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष। परोक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष। अच्छा, तो प्रतिपक्ष का भी बता दीजिए। प्रतिपक्ष का विलोम होता है पक्ष। प्रतिपक्ष का क्या होगा? पक्ष। ठीक है, तो स्पष्ट का भी क्या होता है? स्पष्ट का जान लीजिए, इसका होता है अस्पष्ट। स्पष्ट का विलोम क्या होता है? अस्पष्ट। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अब 6-7 प्रश्न और बचे हैं हमारी क्लास के, बहुत बेहतरीन। चलिए इसी तरह आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, अपनी हिंदी को अच्छा करना है तो डेली आइए हमारे साथ, और मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर रात्रि 8 बजे जुड़िए। उत्तर प्रदेश की पुलिस की हिंदी के हम 37 प्रश्न लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि कौन हैं? तो रीतकाल के कवि कौन से हैं? सर, कबीर दास जी रीतकाल के कवि हैं। आइए, कामायनी के रचनाकार कौन है?
बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कमायनी के रचनाकार कौन है? कमायनी के रचनाकार कौन है? ये हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कमायनी लिखी है। इन्होंने और भी लिखी हैं, झरना इन्होंने लिखी है, झरना। इन्होंने आंसू लिखी है, इन्होंने झरना लिखी है, इन्होंने आंसू लिखी है, और इन्होंने क्या लिखा है? और इन्होंने आकाशदीप लिखा है, इन्होंने स्कंदगुप्त लिखा है, इन्होंने आंधी लिखी है, प्रेम लिखा है, पथिक लिखा है, आजाद शत्रु, कई रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गद्यांश आ गया है। सर गद्यांश जरूर करेंगे, बस 5 प्रश्न और हैं। बोरिंग होता है गद्यांश, मैं भी मानता हूँ, पर आज का संघर्ष कल का आपका सुख होगा। आज का कठिन दौर कल का आपका सुख चैन का समय होगा। इसलिए आप उस बोरिंग दौर से गुजरिए। पढ़िए, बड़े प्यार से पढ़िए। 146 से 50 तक उत्तर देना है। पढ़िए गद्यांश, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए। गिव अप नहीं करना है, प्रश्न सॉल्व करेंगे, जवाब देना है। एक ही बार गद्यांश पढ़ के एक ही बार जवाब देने की आदत डालो। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रस स्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है? स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है। हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। मुसलमान शिष्य रहे हैं। आगे पढ़ते हैं ये लाइन, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, अब ठीक है। यहाँ परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने। क्या पढ़ाया था मुसलमान ने? और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है, मैं सबका श्रेय और मेरे उन्हीं गुरु का है। आइए आगे गद्यांश देखते हैं, और भी होगा, और भी अभी गद्यांश होगा। थोड़ा बहुत बचा होगा, नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है, डायरेक्ट प्रश्न है। ठीक है, गद्यांश समाप्त हो गया है। चलिए बताइए, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? जल्दी से जवाब दीजिए, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? ये कौन है? ये हैं जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, वही मर्मज्ञ और रसिक होता है। आइए, बस 3-4 प्रश्न और हैं, 3-4 प्रश्न और हैं। ठीक है, जिनको ये गद्यांश एक बार पढ़ के प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत है, वो हमारे साथ अभी कर लें, फिर जब मेरी वीडियो समाप्त हो जाए फिर से बैक करके वो सॉल्व कर लें एक बार फिर। ठीक है। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? बताइए, पुष्प का सौंदर्य किसमें है? देखने वाले की दृष्टि में। देखने वाले की दृष्टि में पुष्प का सौंदर्य है। आगे चलते हैं, बताइए, अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? भक्ति तथा श्रद्धा। भक्ति तथा श्रद्धा देखता है। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, पथ शब्द का उचित समानार्थी है। समानार्थी का मतलब है पर्यायवाची। तो पथ का पर्यायवाची बताओ। इसका है मार्ग। पथ कहें, मार्ग कहें, रास्ता कहें, एक ही बात है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे आज के मॉडल पेपर का ये आखिरी प्रश्न है। बताइए, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन कौन सा भाव प्रकट करता है?
जल्दी से जवाब दीजिए। आखिरी प्रश्न है, तो कौन-सा भाव प्रकट करता है? ये कथन गुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करता है। आंसर सही होगा डी। तो आज का मॉडल पेपर हमारा समाप्त हुआ, आज की क्लास समाप्त हुई। ज़रा बताइए कि आज आपको मेरा सेशन कैसा लगा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम कल और उत्साह के साथ पढ़ा सकें। और ये भी बताइए कि 37 में से कितने प्रश्न सही हुए? ईमानदारी के साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप किया करिए। तो इसी के साथ हम लोग अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।